नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मैत्रपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आज एक बार फिर आपके सामने हूं और आज हमारा टॉपिक है खंड काव्य त्यागपथी। जी हां, त्याग के रास्ते पर चलने वाला, जो त्याग के रास्ते पर चलने वाला हो उसको हम लोग बोल सकते हैं त्यागपथी। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही शक्तिशाली खंड काव्य आज हम लोग अपने आप पढ़ने वाले हैं। त्याग की क्या परिभाषा हो सकती है, इसको हम लोग आज इस खंड काव्य में देखेंगे। वस्तुतः मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ये खंड काव्य कहां कहां के लिए है। अगर मैं लोकेशन देखूं तो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी। देखिए, ये वे जिले हैं जिनका नाम यहां पे लिखा है। अगर बाद में कुछ नए जिले बने हैं इन्हीं से कट करके, माने अगर पूर्ववत ये जिले रहे हो, कट करके बाद में दूसरे जिले बन गए होंगे, तो उन जिलों में यही खंड काव्य संचालित होगा। ओके दोस्तों, तो ठीक है, फिर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना खंड काव्य त्यागपथी, पंडित रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के द्वारा लिखा हुआ। और आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिलों के लिए है। तो मैं रविकांत मैत्रपाठी एक बार सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, सम्मानित प्रधानाचार्यगण जो भी हमारे वीडियो पे जुड़ते हैं सभी का सादर अभिवादन करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़ते हैं सभी को बहुत सारा अपना स्नेह समर्पित करता हूं। और छोटा सा रिक्वेस्ट प्लीज कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी जानकारियां अपडेट करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो इसके लिए क्या होता है, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। और हां, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि नहीं, आपके अलावा आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें, उन्हें अच्छा लगे। ओके, तो फिर चलिए आइए बिना कोई समय इन्वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारी जो पहली स्लाइड है वो क्या कहती है, इस पर हमने कुछ प्रश्न रखे हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, और खास करके मैंने उन प्रश्नों का इस्तेमाल किया है जो पिछली परीक्षाओं में अनवरत रूप से पूछे गए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न कि अगर हमसे कहता है त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु यानी कथानक को संक्षेप में लिखिए, या आपसे कह देता है त्यागपथी काव्य ग्रंथ की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख करिए, या काव्यपथी में से किसी एक पर्टिकुलर सर्ग का सारांश लिखिए, या अपनी भाषा में इस कथा को लिखिए, या कथा वस्तु की आलोचना करिए, या इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज आई, दिवाकर मित्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए, या किसी प्रेरणा, मतलब कुछ भी इस तरह के प्रश्न अगर बन के आते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे मतलब पूरा जो खंड काव्य है इसको हम लोग सर्गसह समझ लेते हैं कि प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय सर्ग में क्या है, तृतीय सर्ग में क्या है और चतुर्थ सर्ग में क्या है। तो पहले सर्ग की अगर आप कथा देखते हैं तो देखिए इसका उत्तर के रूप में मैंने लिखने का प्रयास किया कि आपको भी अगर बोर्ड्स में आता है तो आप ऐसे ही यूज करेंगे कि श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित त्यागपथी, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित त्यागपथी ऐतिहासिक खंड काव्य की कथा 5 सर्गों में विभाजित है। जी हां दोस्तों, 5 सर्गों में विभाजित है। 6ठी शताब्दी के जो प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन इसमें किया गया है। हर्ष की वीरता का वर्णन भी है, राजनीतिक एकता का भी वर्णन है, और विदेशी आक्रांताओं से उन्होंने किस प्रकार भारत से भगाया, उससे किस प्रकार युद्ध किया और अपनी वीरता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ये सब का सब इस खंड काव्य में लिखा हुआ है। सर्गसह अगर हम इसको देखना चाहें तो अगर मैं प्रथम सर्ग की कथा आपके सामने रखूं, देखिए यहां से ये हमारा खंड काव्य इंपॉर्टेंट रूप से आपके साथ चालू होता है। सर्गसह कथा, प्रथम सर्ग की कथा कहां से प्रारंभ होती है देखेंगे। मैं इसलिए इसको नोट्स बना दिया हूं ताकि आप हमारा वीडियो पॉज करें, इस नोट्स को अपनी कॉपी पे उतार लें और एग्जामिनेशन के लिए इसको सेव करके रख लें। हाँ, एक बार मेरे पास कमेंट आया था, बहुत सारे दोस्त, एक मित्र ने कहा कि सर हम उतारते नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। मैंने कहा दोस्त एक बात बता दूं, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट कौन बनाता है, प्रैक्टिस। While a shortcut may cut short your life। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आपकी लाइफ को शॉर्ट कर देगा। मैं आपके लिए स्वयं मेहनत करता हूं, मैं लिखता हूं, और दोस्तों अगर मैं लिखता हूं तो आपको भी लिखना चाहिए। आइए देखते हैं। प्रथम सर्ग की कथा प्रारंभ होती है त्यागपथी खंड काव्य। थानेश्वर के राजकुमार हैं, राजकुमार हर्षवर्धन, वन में आखेट के लिए गए हैं। आखेट यानी भाई राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाते थे, जंगली जानवरों पर धनुष बाण चढ़ा करके ट्राई मारते थे कि मेरा निशाना कितना बढ़िया बैठ रहा है। वहीं पर उनको अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। ज्वर का मतलब होता है बुखार, तेज बुखार का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं, रोग का बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु सफलता नहीं मिलती और महाराज प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब इधर क्या हुआ,
इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख करके आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। आत्मदाह का मतलब कि इसके पहले कि उनकी मृत्यु हो मैं विधवा बन के न मरूं। भाई जैसी बात मैंने पहले बताया कि उपचार करवाए, सफलता मिली नहीं, पिता की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के पहले ही हर्षवर्धन जैसे ही अपनी माता को यह समाचार सुनाते हैं, उनकी मां सामाजिक दृष्टिकोण से यह सोचती हैं कि मैं विधवा होकर न मरूं, यानी पति मरेगा ही मरेगा, कंफर्म है, बचेंगे नहीं, तो उसके पहले मैं स्वयं अपने आप को सती कर दूं। तो ये कर दी हैं, वो अपनी बिगड़ता लेकर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाती हैं कि मैंने हम अपने आप को आत्मदाह में डाल देते हैं। हर्षवर्धन उनको बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती और पिता के मृत्यु के पूर्व ही वो आत्मदाह कर लेती हैं। यानी अपने पति के मृत्यु के पूर्व ही आत्मदाह कर लिया उन्होंने। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। पिता को अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के अनुजा यानी छोटी बहन राजश्री को बड़ी तकलीफ होगी। हर्षवर्धन अपनी छोटी बहन राजश्री को बहुत मानते हैं, हृदय से भी ज्यादा मानते हैं। अभी क्या स्थिति है, माता भी समाप्त, पिता भी समाप्त। हर्षवर्धन इतने शोकाकुल हैं कि अपनी छोटी बहन को कैसे ढांढस बनाएंगे, कैसे उसको संभालेंगे। तो यहां जाके ये प्रथम सर्ग की कथा पूर्ण होती है। दूसरे सर्ग की कथा को हम शुरू करते हैं। दूसरा सर्ग हमारा कहता है राज्यवर्धन। ये राज्यवर्धन कौन है? हर्षवर्धन के भाई। जी हां, राजा प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक हर्षवर्धन और दूसरा राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जान लिए। राज्यवर्धन हुओं को परास्त करके सेना के सहित अपने नगर को सकुशल लौट आते हैं। लेकिन जब सकुशल लौट के आते हैं तो पता क्या चलता है, माता भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे। शोक विह्वल हर्ष की दशा देख करके वे बिलख बिलख के रोकते हैं। शोक में विह्वल यानी पिता और माता के शोक से दुखी हर्षवर्धन की दशा को देखकर बहुत परेशान होते हैं और वो वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं। संन्यास ग्रहण कर लूंगा, ये पूरा राजपाट, ये जो गृहस्थी है, ये मेरे किसी काम की नहीं, ये संसार में बेकार है। और किंतु तभी उन्हें एक समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के प्रति गृहवर्मन को मार डाला। अब देखिए, फिर देखिए ट्विस्ट आ गया कहानी में। हर्षवर्धन के माता पिता ने प्रभाकर वर्धन और माता दोनों चले गए। यहां उनके भाई राज्यवर्धन जीत करके लौटे तो हैं, लेकिन जैसे ही जीत करके लौटते हैं तो पता चलता है कि छोटी बहन के पति को भी मालवराज ने क्या किया, मार डाला। छोटी बहन का पति कौन? गृहवर्मन। राजश्री को कारागार में डाल दिया है। राज्यवर्धन त्याग की परिभाषा देखिए, जिस वैराग्य की तरफ जा रहे थे, वैराग्य छोड़ करके लौट आते हैं कि मालवराज का विनाश कर डालेंगे। जिसने हमारे पति की क्षमा चाहूंगा, हमारे बहन के पति की हत्या की है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। राज्यवर्धन गौर नरेश को पराजित करते हैं। गौर ने छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। राज्यवर्धन भी मार डाले गए। राज्यवर्धन अपनी बहन के पति की मृत्यु का बदला लेने गए हैं, लेकिन छलपूर्वक मार डाले जाते हैं। हर्षवर्धन को समाचार मिलता है, विशाल सेना लेकर के, बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर के वो युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। और छोटी बहन राजश्री को भयमुक्त विंध्याचल की ओर वन में चली गई है, ऐसा उन्हें पता चलता है। जैसे ही वो विशाल सेना लेकर के चढ़ाई करते हैं, वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी जो छोटी बहन है राजश्री, वो बंधन मुक्त हो चुकी है, यानी बंधन से अपने आप को छुड़ा करके और तपस्या के लिए विंध्याचल की तरफ चली गई है। अब हर्षवर्धन क्या करते हैं, सेना को छोड़ देते हैं और छोटी बहन को ढूंढने के लिए विंध्याचल की तरफ चल पड़ते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वहां पर दिवाकर मित्र से एक भिक्षुक के माध्यम से पता चलता है कि उनकी बहन जो राजश्री है ना, वह भी आत्मदाह करने वाली है, क्योंकि पति रहा नहीं, मैं अकेले विधवा बन के क्यों जीऊं, वो भी आत्मदाह करने चलती है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वह राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। हर्षवर्धन वन में ढूंढते ढूंढते राजश्री को बचा लेते हैं, राजश्री जैसे ही मिलती है उसको आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वे दिवाकर मित्र और राजश्री को अपने साथ लेकर के वापस कहां लौट आते हैं, कन्नौज। कन्नौज कौन सा स्थान है, राजश्री यानी गृहवर्मन का जो राज्य था, कन्नौज। हर्षवर्धन कहां के राजा थे, थानेसर। ये जो राजश्री है, उसके पति गृहवर्मन कहां के राजा थे, कन्नौज के। तो राजश्री को लेकर के कहां लौटते हैं, कन्नौज। अब कहानी फिर देखिए, समझ लीजिए। हर्षवर्धन के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। राज्यवर्धन जीत करके जब वापस लौटे हैं थानेसर, तो उनको पता चलता है कि मालवराज ने उनकी बहन के पति की हत्या यानी गृहवर्मन की हत्या कर दी है। वो गृहवर्मन के हत्यारों का विनाश करने के लिए चढ़ पड़ते हैं, लेकिन छल से इनकी भी हत्या हो जाती है, यानी हर्षवर्धन अब अकेला बच गया। माता पिता भाई तीनों मार दिए गए। बहन का पति गृहवर्मन वह भी मार दिया गया है। अब बचे कौन, सिर्फ दो, हर्षवर्धन बचा है और उनकी बहन राजश्री बची है। तो छोटी बहन राजश्री को लेकर के हर्षवर्धन राजश्री के ससुराल यानी राजश्री का जो राज्य है कन्नौज, वहां लौट आते हैं। द्वितीय सर्ग की कथा यहां पूर्ण होती है। आइए, ये अब आते हैं हम लोग तीसरे सर्ग पे।
अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, आगे बढ़ता है तीसरा सर्ग। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए विशाल सेना लेकर के कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। क्यों कन्नौज पर आक्रमण करते हैं? क्योंकि मालव राज ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया था। गृहवर्मन भाई कन्नौज के राजा थे, गृहवर्मन को मार डाला। जब गृहवर्मन मर गए तो कन्नौज का अधिकार किसने कर लिया? मालव राज ने कर लिया था। तो क्या हुआ, वहां अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाला मानव कुलपुत्र भाग जाता है। मालव राज का जो पुत्र है, जैसे ही हर्षवर्धन चढ़ाई करते कन्नौज पे, वह कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है, यानी कन्नौज अब सुरक्षित हो गया। हर्षवर्धन ने विशाल सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पर अधिकार जमाने वाले मालवराज भाग गए। सभी लोग हर्षवर्धन से क्या कहते हैं कि आप ही कन्नौज के राजा बन जाइए। कारण क्या? गृहवर्मन की हत्या हो चुकी है, राजश्री छोटी बहन है, राज्य शासन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों ने कहा कि हर्षवर्धन से आप कन्नौज का राजा बन जाइए, लेकिन त्याग की पहली परिभाषा, हर्षवर्धन अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। त्यागपति खंड काव्य की पहली परिभाषा निकल के आई कि हर्षवर्धन अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं, अपनी बहन से कहते हैं तुम सिंहासन पर बैठो। परंतु बहन भी राज सिंहासन पर बैठने से मना कर देती है। ध्यान देने वाली बात है, देखिए त्याग दोनों कर रहे हैं, बहन भी राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है। फिर भी हर्षवर्धन कन्नौज का राजा किसको बनाते हैं? राजश्री को, और स्वयं संरक्षक बनकर के कन्नौज का वहां शासन प्रारंभ कर देते हैं, यानी बहन के नाम से ही शासन चलना शुरू कर देता है। इसके बाद हर्षवर्धन वही विशाल सेना दिग्विजय अभियान, दिग्विजय यानी हम पूर्ण दिशाओं में चारों तरफ केवल विजय अभियान, युद्ध करो जीतो, युद्ध करो जीतो। हर्षवर्धन अकेला राजा था भारत का, पूरे पृथ्वी पर शासन किया था उसने। वहां से नेपाल, वल्लभी, सोरठ सभी राज्यों को जीत करके यमन, हूण, यमन, हूण, अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके पूरे देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर सुसंगठित राज्य बनाया हर्षवर्धन ने। स्टेटमेंट देखिए, नेपाल, वल्लभी, सोरठ सभी राज्यों को जीत करके यमन, हूण, सब विदेशी शत्रुओं का विनाश उन्होंने किया और पूरे देश को अखंड और शक्तिशाली सुरक्षित राज्य बनाया। बहन के स्नेहवश, बहन का प्रेम और स्नेह के वश पे हर्षवर्धन स्वयं की राजधानी भी कहां बनाते हैं? कन्नौज। देखिए ये प्रश्न आपको ध्यान पे रखना होगा कि हर्षवर्धन स्वयं की भी राजधानी, यद्यपि वह संरक्षक हैं, राजा नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया? कन्नौज को बनाते हैं और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके शासन काल में उनकी जो प्रजा है पूर्ण रूपेण सुखी है, पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, धर्म और संस्कृति का पालन करने वाली है। और यहां पे आकर के हमारा तीसरा सर्ग संपूर्ण होता है। आइए मित्रों चलते हैं चौथे सर्ग पे। चौथे सर्ग की कथा, बहन राजश्री कौन है? कन्नौज के इतने बड़े शासन की शासिका है। कौन सा शासन? जिसको हर्षवर्धन ने अपने बाहुबल से जीत करके पूरे भारत में अखंड फैलाया है। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मानते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेती है। देखिए सन्यासी मतलब ये राज्यपाट मेरे का नहीं, यह राज्यपाट मेरा नहीं है, यह सोच करके वो सब कुछ गेरुआ वस्त्र धारण करके भिक्षुणी बनना चाहती है और हर्षवर्धन के पास आती है, कहती है भैया मैं संन्यास ग्रहण करना चाहती हूं। हर्षवर्धन बहुत सन्यासी हैं, सबको तुम तो खुद ही सन्यासिनी हो, इतना समझाते हैं तुम तो खुद ही सन्यासिनी हो। यदि तुम गेरुआ वस्त्र ही धारण करती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ सन्यास ले लूंगा। लो, राजा भी सन्यास ले ले और जो उस राज्य का संरक्षक वो भी सन्यास ले ले। गई सभा कहां? तब दिवाकर मित्र आके समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन तो सन्यासी है ही। जो व्यक्ति दिन रात केवल अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता ही नहीं, वो तो सन्यासी ही है ना। देखिए मित्रों आपको बता दूं सन्यासी कौन होता है? जो परोपकार के लिए जन्म लेता है। जी हां, पर्वत, वृक्ष, नदियां, धरती और सन्यासी, ये पांच ऐसे हैं ना जिनका बराबर का एक दूसरे का लक्ष्य है। ये सब सन्यासी होते हैं। पर्वत भी कुछ आपसे लेता नहीं, केवल देता है, चाहे वो औषधियां देता हो, चाहे नदी का जल देता हो, चाहे जो कुछ भी आप ले लीजिए। नदियां जीवनदायिनी जल देती हैं, वृक्ष फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, धरती आपके खाने के लिए अन्न, जल, हवा, पानी, वायु सब कुछ देती है। और संत तो सब कुछ देते ही देते हैं, कुछ नहीं लेते, जो वास्तव में संत होते हैं। जी हां, कहा आप लोग तो मन से सन्यासी हैं, किंतु आज देश की रक्षा और सेवा सन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। आज अगर आप भी सन्यासी हो जाएंगे, बहन भी सन्यासी हो जाएगी, जिन लोगों को आपने परास्त किया है वापस आ जाएंगे और हमारी प्रजा का नुकसान करेंगे। इसलिए सन्यासी बनने से बेहतर है प्रजा का हित देखना। प्रजा का हित देखना राजा का पहला धर्म है। यह विचार देख करके हर्षवर्धन और राजश्री दोनों सन्यास का विचार त्याग करके देश की सेवा में लग जाते हैं। चौथा सर्ग पूर्ण होता है।
5वें और अंतिम सर्ग की कथा जो बताता है कि त्यागपति खंडकाव्य का उद्देश्य क्या है। हर्षवर्धन आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। आदर्श सम्राट, एक राजा का जो आदर्श होता है उस आदर्श के साथ शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है, विद्वानों की पूजा की जाती है, जितने भी प्रजागण हैं आचारवान हैं, धर्म पालक हैं, स्वतंत्र हैं, सुरुचि संपन्न हैं। महाराजा हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण और शस्त्र चिंतन में लगे रहते हैं। शास्त्र का चिंतन और जन का कल्याण ये उनका प्रमुख उद्देश्य है। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देख करके, धर्म का अनुशासन यानी धर्म का पालन करना कैसे अनुशासन के साथ देख करके राजश्री एकदम सदैव प्रसन्न रहती है। संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, किसी का किसी से कोई दुराव नहीं है, किसी का किसी से कोई वैमनस्य नहीं है। और एक बार हर्षवर्धन क्या करते हैं, प्रयागराज जाते हैं और संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा कर देते हैं। सब कुछ एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसी में राज्य हर्षवर्धन क्या करते हैं कि राज्य का कोष छोड़ करके स्वयं का जितना कोष है वो सब का सब मैं क्या करूंगा, प्रयागराज में जाकर दान कर दूंगा। स्टेटमेंट लिखा है अंचल जी ने, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प कर में। हाथ में संकल्प माने हाथ में जल लेकर के इस बात का संकल्प कर देंगे कि मेरा व्यक्तिगत जितना कोष है सब समर्पित कर दूंगा। सब कुछ दान करके वो अपनी बहन से मांग करके वस्त्र पहनते हैं और इसके पश्चात नियम बना लेते हैं कि हर 5 वर्ष बाद वे जाते हैं प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता है उसकी व्यवस्था करते हैं और मेला के अंतिम दिन अपना सर्वस्व दान करके वहां से लौट आते हैं। हर्षवर्धन संसार भर में भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं और इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी और परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर और कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो मित्रों ये हमारा कथानक है, कथा वस्तु है। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, कथानक को बताइए, हर्षवर्धन का चरित्र बताइए, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमको इस त्यागपति के इस व्याख्या और उल्लेख से मिल सकता है। आशा करता हूं कि ये आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यूं कह लें कि ये एक समरी है, ये सारांश है त्यागपति खंड काव्य का। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, आइए। अगर प्रश्न पूछ दिया कि खंड काव्य के कथा वस्तु की मुख्य विशेषताएं बताइए, प्रश्न पूछ दिया कि कथा वस्तु की विवेचना या समीक्षा करिए, प्रश्न पूछ दिया कि नाटक की विशेषता बताइए, या देखिए प्रश्न कैसे घुमा के पूछ सकता है। मैं लिखा स्क्रीन पे कि त्यागपति में वर्णित भारत की राजनीतिक उथल पुथल और सांस्कृतिक वैभव का उल्लेख करिए, या कह रहा है कि यह भारत के राजनीतिक संघर्ष का एक दस्तावेज है, सिद्ध करिए। राजनीतिक संघर्ष का दस्तावेज है यह किताब, आप कुछ ऐसा सिद्ध करिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे बनाएंगे, तो इन प्रश्नों का उत्तर बनाने के लिए हमको 2 उपाय देखने पड़ेंगे कि विशेषताएं कैसी होती हैं। तो उन विशेषताओं के लिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे। जैसे हमारी विशेषताएं क्या हैं, इन विशेषताओं को पहले समझते हैं कि हमारा जो यह खंड काव्य है, यह खंड काव्य है क्या। यह खंड काव्य भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक चित्रण है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने किया क्या है, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने किया क्या है कि आपको यह बात समझाने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है कि हमारा भारत वैभवशाली तो था, गौरवशाली तो था, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर लोभ की भावना नहीं थी। जैसे एक शब्द है लाभ, हर व्यक्ति चाहता है, हानि कोई नहीं चाहता। चाहता है क्या? आप में से कोई है जो केवल लाभ चाहता हो? सब लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता हानि हो। भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के बस हम यही कहते हैं, हे भगवान हमारा लाभ हो जाए। लेकिन उसी लाभ में ओ की मात्रा लग गई तो क्या होगा? लोभ। कितना गंदा शब्द है, इससे बचना चाहिए। लोभ न हो, लाभ हो, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, लोभ नहीं होना चाहिए। यह हमारा जो खंड काव्य यही बताने का प्रयास करता है कि हर्षवर्धन को लाभ हुआ, राजश्री को लाभ हुआ, प्रजाजनों को लाभ हुआ, लेकिन लोभ किसी को नहीं हुआ, सब त्यागी बने रहे। इसी विषय को लेकर के हम इन विशेषताओं को आपके सामने रखेंगे कि त्यागपति खंड काव्य के कथा वस्तु की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नवत है, इस प्रकार है। जैसे हमारे खंड काव्य की पहली विशेषता क्या है? इतिहास और कल्पना का समन्वय है। यानी भारत का जो वास्तविक इतिहास है उस इतिहास को रामेश्वर शुक्ल अंचल ने उठाया है और अपनी कल्पना शक्ति के बल पे उसको एक रूप दिया है जो देखने, सुनने, पढ़ने में आनंदवर्धक लगता है।
इसमें लिखा है कि त्यागपति खंड काव्य में श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है, यानी मिक्सअप किया है। इस खंड काव्य में हर्षवर्धन, राजश्री, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, शशांक, ये जितने पात्र, सब के सब पात्र ऐतिहासिक हैं। एक भी पात्र हाइपोथेटिकल नहीं है, कल्पना के पात्र नहीं है, ये वास्तविक पात्र हैं जो भारत में जिन्होंने शासन किया। हर्षवर्धन के माता पिता, भाई बहनोई की मृत्यु, राजश्री की खोज, राजश्री के नाम पर हर्षवर्धन की दिग्विजय, राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले जाना, प्रयाग में हर 5वें सर्वस्व दान करना, हर्षवर्धन का धर्मानुशासन, सब के सब ऐतिहासिक तथ्य हैं, एक अभी तथ्य झूठ नहीं लिखा गया। कहते हैं इसके अतिरिक्त यशोमती का चिता प्रवेश, यशोमती हर्षवर्धन की माता यानी प्रभाकर वर्धन की पत्नी का चिता प्रवेश, शोकाकुल हर्षवर्धन की व्यथा, राजश्री को खोजते खोजते हर्षवर्धन का दिवाकर मित्र के आश्रम में पहुंचना और वहां एक भिक्षुक से राजश्री के आत्मदाह करने की सूचना प्राप्त करना, बाण भट्ट की जो सबसे प्रमुख रचना है हर्षचरित, वहां से प्राप्त किया है। ऐतिहासिक तथ्य है, हवा में कुछ नहीं बोला इन्होंने। त्यागपति खंड काव्य में माता पिता और भाई बहन के प्रति हर्षवर्धन की प्रेम और भावाभिव्यक्ति में बौद्ध श्रवण आचार्य, दिवाकर मित्र, राजश्री, हर्षवर्धन के चरित्र चित्र में कवि ने थोड़ा कल्पना का प्रयोग किया है। जो बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, यहां पर जो थोड़ा बहुत जो वार्तालाप हुआ है ना, ये थोड़ा सा कहानी को आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने कल्पना का प्रयोग यहां पे किया है। कवि ने इस खंड काव्य में ऐतिहासिक और काल्पनिक घटनाओं का इतना सुंदर और सजीव चित्रण किया, एक दूसरे के साथ एकदम मिला करके किया है कि बिल्कुल भी ये प्रभावशाली सिद्ध होते हैं और कहीं से भी ये कल्पनातीत दिखाई नहीं देते। अगर मैं बात करूं कि त्यागपति खंड काव्य की, तो माता पिता भाई बहन के प्रति हर्षवर्धन का जो प्रेम है और उसकी जो भावाभिव्यक्ति है वो सब का सब एक दूसरे से बहुत ही बेहतर है। मतलब इससे कुछ आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह कितना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, यह बस खंड काव्य पढ़ने के बाद ही अनुभूत हो सकता है। दूसरी विशेषता की बात करूं कि कथा संगठन की श्रेष्ठता, यानी कथा को इतना संगठित रखा गया है, इतने श्रेष्ठ तरीके से शब्दों का चुनाव किया गया है कि पढ़ते समय मन हटता ही नहीं, जैसा लगता है कि पूर्ण करके ही छोड़े। कुमार हर्षवर्धन पर किशोरावस्था में दुखों के पहाड़ टूटने लगते हैं, यानी ट्रेजेडी से शुरू होता है खंड काव्य, यहीं से कथनक आरंभ होता है। बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रभावशाली है। भाई गए हैं युद्ध करने के लिए, प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब की सूचना मिलती है, वहां से बेचारे लौट के आते हैं, लौट के आने के बाद बेचारे भी इलाज करवाते हैं, तथा माताजी मरने लगती हैं, माताजी को बचाने का प्रयास करते हैं, तथा इधर पिताजी मरने लगते हैं, उधर माताजी प्रयाण कर जाती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं, इधर पिताजी भी मर जाते हैं, तब तक राज्यवर्धन आते हैं, वो भी बेचारे मर जाते हैं, तब तक बहन के जो पति यानी बहनोई है उनकी भी मृत्यु, माने लगातार ट्रेजिडी ऊपर से नीचे तक चलती चली आ रही है। लेकिन उसके बाद हर्षवर्धन का 100 सैन्य प्रयाण, सैनिक के साथ प्रयाण यानी सेना के साथ चल देना, वहां पर संपूर्ण राज्यभार को अपने कंधे पे ले करके दिग्विजय अभियान चलाना, यह कथानक की चरम सीमा है। यहां आकर त्यागपति हर्षवर्धन का लोक कल्याण अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जब उनको राज्य का भार मिलता है, लोगों का इतना उपकार करते हैं, इतना उपकार करते हैं, जिससे यह हमारा जो खंड काव्य बहुत ही प्रभावशाली आ जाता है। इसके बाद लिखा है, इसके बाद हर्षवर्धन का सुशासन का वर्णन कथानक का उतार है। इसके बाद हर्षवर्धन सुंदर शासन करते हैं और प्रयागराज में जाकर के जो अपना दान कर देते हैं, ये इस खंड काव्य का उतार है। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि त्यागपति के कथानक अंत तो प्रयागराज में जाकर सर्वस्व दान से होता है, बट इस प्रकार इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक एकदम सुसंगठित और सुविकसित है। प्रसंगों में प्रवाह है, यानी एक प्रसंग पर दूसरे प्रसंग को पढ़ने की स्वतः इच्छा जागृत होती है, और कथा की जो तारतम्यता है, यानी कथा कहीं से भी एक दूसरे से टूटती नहीं है, कहीं भी शिथिल नहीं होती, कहीं से भी बाधित नहीं होती। अगर हम बात करें आगे कि कथा कौतूहल वर्धक है, कौतूहल मतलब उत्सुकता जगाए रखती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यानी जैसे सबसे पहले क्या हुआ, हर्षवर्धन को पिता की बीमारी का सूचना मिला, फिर उत्सुकता हुई क्या हुआ होगा, बीमार पड़ गए तो। बाद में पता अरे माताजी आत्मदाह करने जा रही हैं, फिर क्वेश्चन उठता अरे आत्मदाह कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी, तब तक आत्मदाह कर लेती हैं, पिताजी भी मर। तो ये कौतूहल यानी उत्सुकता इस कहानी में लगातार बनी हुई है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सारी चीजें, मार्मिकता, कथा में मार्मिकता सदैव बनी हुई है। मार्मिकता यानी मार्मिकता इसको कहते हैं कि कथा को पढ़ते समय दिल को छू जाने वाले प्रसंग, मर्म का मतलब होता है हृदय, हृदय को छू जाने वाले प्रसंग, हृदय को छू जाने प्रसंग सबसे है। मैंने मार्मिक घटनाओं का चयन कर बहुत सावधानी से काम लिया है, जैसे यशोमती का चितारोहण यानी उनकी माता का चिता पर बैठ जाना, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का वैराग्य लेने का निश्चय कर लेना, बाद में लोगों के द्वारा समझाने पर वैराग्य छोड़ देने का निश्चय कर लेना, राजश्री के वैधव्य का समाचार पाकर के हर्षवर्धन की व्याकुलता, यानी जब राजश्री के पति की मौत हो जाती है तो इसकी जो सूचना आती है तो उससे हर्षवर्धन की जो व्याकुलता होती है, आत्मदाह के लिए उद्यत
यानी जो स्वयं को समाप्त करने जा रही है, उस राजश्री से हर्षवर्धन की मुलाकात और फिर उसको समझा बुझा करके वापस ले आना। यानी कुल मिला के यूं कहें कि त्यागपथी की जो कथा वस्तु है वो वास्तव में अत्यंत मार्मिक है, सुसंबद्ध है, इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से बहुत ही रमणीय बनी हुई है। प्रश्न आ सकते हैं कि भाई नायक का चरित्र चित्रण करिए। ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इन प्रश्नों का एकमात्र उद्देश्य है कि हर्षवर्धन यानी त्यागपथी का जो नायक है ना, उसका चरित्र चित्रण करिए। चरित्र चित्रण कैसे होगा? नायक की विशेषताएं बताएंगे। चरित्र चित्रण तो यह है ना कि नायक की विशेषताएं पता चले, तो नायक की विशेषताएं चरित्र चित्रण में दिखाई देती हैं। कोई भी प्रश्न पूछता है कि त्यागपथी के नायक का चरित्र चित्रण करिए या त्यागपथी के हर्षवर्धन का चरित्र देश प्रेम का प्रखरतम उदाहरण है, या एक उपयुक्त उदाहरण के कथन को प्रमाणित करिए, हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या उल्लेख करिए, या इस प्रकार हर्षवर्धन का मानवीय आदर्शों का प्रतीक है, मतलब हर्षवर्धन का जीवन। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो हम इन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, आइए देखते हैं। हर्षवर्धन है कौन? थानेश्वर का राजा। लिखा है थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन के चरित्र की कुछ जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। हर्षवर्धन इस त्यागपथी का नायक है। संपूर्ण जो कथा चल रही है, संपूर्ण कथा का वह केंद्र है, संपूर्ण घटना चक्र उसी के चारों तरफ घूमता है और कथा का आरंभ से लेकर के अंत तक कथा हर्षवर्धन पर ही केंद्रित रहती है या संबद्ध रहती है। हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र है, और आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श भाई भी है। हर्षवर्धन केवल पुत्र नहीं है, हर्षवर्धन भाई भी है। हमारा ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट देखिए कितना बढ़िया क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपको देता है कि खंडकाव्य में हर्षवर्धन आदर्श पुत्र, आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। पिता के रुग्ण होने का समाचार पाकर के वे आखिर से तुरंत लौट आते हैं, माने पिता बीमार है, तुरंत घर पहुंचना चाहिए, और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। जितने उनके अंदर सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है उसके अंदर चिकित्सा करवाते हैं, और पिता के स्वस्थ न होने पर माता के द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर के भाव विह्वल हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि आदर्श पुत्र है। अपनी माता से कहते हैं मुझ मंद पुण्य को छोड़ न मां तुम भी जाओ। मां जब कहती कि मैं भी आत्मदाह कर लूंगी, हर्षवर्धन कहते हैं मुझ मंद पुण्य को छोड़ न मां तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। मां यह विचार छोड़ दो, मुझे अपने पैरों से लिपटा लो। आदर्श पुत्र के समान ही आदर्श भाई का भी कर्तव्य वो पूरा करते हैं। उनकी बहन राजश्री को जो अग्निदाह करने जा रही है या संन्यास लेने जा रही है, उसको मोड़ करके ले आते हैं, और वहां पे लिखा है अंचल जी ने, दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को, भाल मतलब माथा, दोनों करों से, दोनों हाथों से बहन का माथा पकड़ करके, छोटी बहन है, प्यार के साथ समझाते हैं, दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को, और लिखा है भूल खड़े थे निकट जलती चिता की ज्वाल को। बगल में जलती हुई चिता की ज्वाला को भूल करके वहीं बगल में खड़े थे और छोटी बहन के माथे को अपने हाथे में लेकर के उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि हमारे सम्राट हर्षवर्धन आदर्श पुत्र भी हैं और आदर्श भाई भी हैं। सम्राट हर्षवर्धन देश प्रेमी है, सम्राट देश प्रेमी है। छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर के विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता के लिए वो बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी वो कहीं नहीं हिचके। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की, धर्म पूर्वक शासन किया। देश सेवा उनके जीवन का व्रत है, उनके जीवन का परम लक्ष्य है। अजेय योद्धा, कभी हारा नहीं हर्षवर्धन। अजय योद्धा, अजय योद्धा है। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाते। अभी हम लोग इसके पहले देख रहे थे, जब सरसा कथा पढ़ रहे थे, कि जब हर्षवर्धन कन्नौज पर आक्रमण करते हैं तो मालव पुत्र और मालव राज छोड़ करके भाग जाते हैं, युद्ध ही नहीं करते, सामने ठहरते नहीं है उनके। उनकी जो अनुपम वीरता है आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। उनकी जो अनुपम वीरता है, माने उनकी शक्तिशाली जो वीरता है ना, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। उनकी वीरता और कुशल शासन का ही यह परिणाम था कि उठा ना पाया सिर कोई प्रवंचक, कोई प्रवंचक उनके सामने सिर नहीं उठा पाया। श्रेष्ठ शासक हर्षवर्धन, श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ बीता है। प्रजा के हित के लिए, प्रजा के फायदे के लिए, प्रजा के हित के लिए क्या हो सकता है वो करते हैं। उनका शासन धर्म का शासन है। उनके शासन में संपूर्ण प्रजा को न्याय और सुख उपलब्ध है, सदैव प्रजा के कल्याण के लिए उपलब्ध रहते हैं, और स्वयं को राजा नहीं समझा उन्होंने, हमेशा प्रजा का सेवक समझा। यहां तक कि जो प्रजा का धन है उसके लिए भी कहते थे, नहीं अधिकार नृप को पास रखे धन प्रजा का। राजा को कोई अधिकार नहीं है कि प्रजा का धन अपने पास रखे। नहीं अधिकार कोई नृप को पास रखे धन प्रजा का, करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वजा का। देश के गौरव की जो ध्वजा है ना, केवल उसकी सुरक्षा करना राजा का काम है।
देश के गौरव की ध्वजा केवल ऊंची रहनी चाहिए, बाकी जो प्रजा का धन है वो मेरा धन नहीं है। उस धन को छोड़ करके जो स्वयं के धन होते थे ना, उसको ले जाकर के वो दान कर देता था। हर्षवर्धन महान त्यागी है। क्या है? हर्षवर्धन महान त्यागी और आत्मसंयमी है। आत्मसंयम के लिए सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उनको क्या नाम दिया है? त्यागपथी नाम दिया, त्याग के रास्ते पर चलने वाला। पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई के अधिकार को नहीं ग्रहण करना चाहते। इसी प्रकार कन्नौज का राज्य भी अपनी बहन को दे देते हैं। प्रयाग में 6 बार, हर 5वें वर्ष जाकर के 6 बार प्रजा के लिए अपना सर्वस्व दान कर देना, यह उनके त्याग का प्रमाण है। वे राजकोष को प्रजा की संपत्ति मानते हैं और इसलिए वो प्रजा को ही क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। हर्षवर्धन धर्मपरायण है। धर्मपरायण होने का मतलब उसमें धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी है। जन सेवा में ही अपना सब कुछ मानते हैं। लिख रहे हैं, रहे कल्याण मात्र मात्र का ही धर्म मेरा, रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुण्य पर विश्वास मेरा। केवल पुण्य पर, कौन सा पुण्य? जो त्याग से प्राप्त होता है, ऐसे पुण्य पे मेरा विश्वास होना चाहिए। बाकी जो है वो सब तो सब मानव मात्र की सेवा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने शैव यानी जो शिव को मानने वाले हैं, शाक्त यानी जो दुर्गा जी यानी शक्ति को मानने वाले हैं, जो वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले हैं, और वेद मत जो सनातनी है, जो वेदों के द्वारा लिखे गए आचारों को मानने वाले हैं, सबको एक साथ जोड़ के रखा। कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता। कर्तव्यनिष्ठ है हर्षवर्धन, हमारा दृढ़ निश्चयी है। सम्राट ने, हर्षवर्धन ने अपने जीवन भर में अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्रारंभ में इच्छा नहीं होते हुए भी उसने अपने क्या किया? भाई के कहने पर राज्य संभाला। प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में, जब संकट से जो भी स्थिति उत्पन्न हुई, उस कर्तव्य को उसने निभाया, कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। छोटी बहन के राज्य को भी उन्होंने संभाला है। छोटी बहन राज्य में जब पिता, क्षमा चाहूंगा, पति की मृत्यु हो गई है, वो जंगल में चली गई है, दिवाकर मित्र की सहायता से उसको खोज करके ले आते हैं और उसका शासन उसको समर्पित करके अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं। हर्षवर्धन छल से की गई हत्या का समाचार सुनकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि उसको मैं मार डालूंगा। उसको एकदम कन्नौज से भगा करके ही दम लेते हैं। इससे उनके दृढ़ निश्चय का पता लगता है। लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा आज मैं, हर्षवर्धन प्रतिज्ञा करते हैं, लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा। कौन चरण रज? किस आर्य की? अपने बहनोई के बारे में बात कर रहा है। आर्य शब्द आया है अपने बहनोई के लिए, गृहवर्मन के लिए। लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौड़ समाज में। माने जो गौड़ समाज है, जिसने अधर्म से हमारे बहन के पति की हत्या की है, उसको निर्मूल कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हर्षवर्धन महादानी है। हर्षवर्धन महादानी है, सब कुछ दान कर देता है। त्यागपथी जो शब्द है ना, वो ऐसे नहीं आया, आत्मसंयमी होने के नाते आया है, महादानी होने के नाते आया है। यही कारण है कि कभी उनको त्यागपथी नाम से पुकार रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको चर्चा कर रहा था कि वो अपने भाई का भी राज्य नहीं स्वीकार करते, बहन का भी राज्य स्वीकार नहीं करते, अपितु जो स्वयं कमाए हैं वह भी सर्वस्व क्या करते हैं? दान कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो महान दानी है। अगर राजश्री का चरित्र चित्रण पूछ दिया तो बहन का यानी राजश्री का चरित्र चित्रण, तो राजश्री का चरित्र चित्रण हमको पूछना पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं कि राजश्री हर्षवर्धन की छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र के बाद दूसरा जो शक्तिशाली चरित्र अगर त्यागपति खंड काव्य का है तो वो राजश्री का है। राजश्री की क्या खास बात है? माता पिता की लाडली है, सबसे प्यारी छोटी बिटिया है घर की, और यही कारण कि हर्षवर्धन उसको बहुत मानते हैं। लिखा कवि ने, मां की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी। राजश्री कैसी है? सुकोमल है, सुकुमारी है। थी सदा पिता को, मां को प्राणोपम प्यारी, प्राण से भी ज्यादा प्यारी थी। हाँ, जब उसका विवाह हो जाता है, कन्नौज पहुंचती है, आदर्श नारी का जो धर्म वो दिखाती है। आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है। युवावस्था में ही विधवा हो जाने का दुर्भाग्य उसके साथ साथ चलता है। युवावस्था में ही गौर नरेश के द्वारा उसके पति गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। उसको कारागार में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी जब उसके पति की मृत्यु होती है वह कारागार से बच करके भाग जाती है और भाग करके जा करके विंध्याचल के वनों में भटकने लगती है। सूचना मिलती है कि हमारा पति मर गया, आत्मदाह करने के लिए उद्यत हो जाती है, लेकिन दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन उसको खोज निकालते हैं, बचा करके उसको कन्नौज लाते हैं। फिर भी वह तन मन धन से केवल प्रजा की सेवा करना चाहती है, स्वयं राज्य लेना नहीं चाहती। प्रजा की सेवा अपना जीवन समर्पित कर देती है। विपुल साम्राज्य की अग्रज सहित वह शासिका थी। अग्रज बड़े भाई, विपुल साम्राज्य की जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसका भाई के सहित वह शासिका थी। अभ्यंतर से वह तथागत की अनन्य उपासिका थी। तथागत कौन? श्री भगवान बुद्ध। श्री भगवान बुद्ध की उपासिका थी।
भगवान बुद्ध की उपासना करती थी। राजश्री देशभक्त है, राजश्री जन सेविका है, हर्षवर्धन के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है। हर्षवर्धन जैसे जैसे देश सेवा करते हैं, जैसे जैसे लोक कल्याण का काम करते हैं, वैसे वैसे वो भी लोक कल्याण का काम करती है। जब वो संन्यास ग्रहण करने का नाम लेती है, जब उसके भाई के द्वारा समझाया जाता है, दिवाकर मित्र के द्वारा, यानी जो बौद्ध भिक्षुक है, समझाया जाता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, देश सेवा आपकी प्राथमिकता है, वह देश सेवा की तरफ उद्यत हो जाती है, आत्मदाह का विचार छोड़ देती है, संन्यास का या वैराग्य का विचार छोड़ करके देश सेवा में निगत हो जाती है। करुणामयी नारी है। करुणा नारी का एक बहुत बड़ा धर्म होता है। करुणा कहा राजश्री ने माता पिता की मृत्यु के बाद, पति के मृत्यु, बड़े भाई की मृत्यु के बाद बहुत सारे दुख झेले। ये साधारण दुख नहीं किसी के जीवन में, माता पिता की भी मृत्यु हो जाए, बड़े भाई की मृत्यु हो जाए, पति की भी मृत्यु हो जाए, इसने करुणा की मूर्ति बना दिया है। अपने अग्रज भाई हर्षवर्धन से मिलते समय उसकी कारुणिक दशा बहुत ही मार्मिक प्रतीत होती है। कवि ने वहां लिखा है, सतत बिलखती थी बहिने माता पिता को याद कर, ले नाम लखियों का सखी, उमड़ती थी नदी सी वारी भर। लिखा इन्होंने, सतत बिलखती थी बहिने, सतत बिलखती थी बहिने माता पिता की याद कर, ले नाम सखियों का उमड़ती थी नदी सी वारी भर। था सास्तु अग्र धैर्य देता, माथ उसका ढांप कर, रोती रही अविचल बहिन बेतस लतासी कांप कर। हाथ में आंसू भर करके जैसे नदी में जल भरा रहता है, वैसे ये बहन रो रही थी। और हर्षवर्धन क्या करते थे, लगातार उसको सांत्वना देने का प्रयास करते थे। ये करुणा की मूर्ति यहां दिखाई देती है। राजश्री त्यागमयी नारी है। हर्षवर्धन जब इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं प्रयागराज में जाकर अपना संपूर्ण त्याग कर दूंगा, राजश्री भी उसके साथ साथ चल जाती है। इसके पूर्व जब हर्षवर्धन के साथ कन्नौज का राज्य समर्पण की बात आती है कि नहीं बहन तुम कन्नौज के राज्य की शासिका हो, तुम कन्नौज का राज्य लेकर शासन करो, शासन लेने के लिए तैयार नहीं होती। कहती है स्वीकार न मुझको कान्यकुब्ज का सिंहासन, कान्यकुब्ज पुराना नाम है कन्नौज का। कहते हैं स्वीकार न मुझको कान्यकुब्ज का सिंहासन, बैठो उस पर तुम करो शौर्य से शासन। हे हर भैया तुम बैठो, मैं नहीं बैठती इस शासनकाल पे। त्याग, पूरा का पूरा शासन जो उसके पति का था उसने त्याग कर दिया, कहा भैया तुम शासन करो, मैं शासन नहीं करती। वह राज्य के बंधन में नहीं पड़ना चाहती, मन से ही सन्यासी है। लेकिन हर्षवर्धन के साम्राज्य समझाने पर नाम मात्र की जो शासिका है उस साम्राज्य को बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन निश्चय करता है कि मैं प्रयागराज में संपूर्ण जाकर दान कर दूंगा, राजश्री उसके पीछे पीछे लग जाती है और अपना सर्वस्व प्रजा के हित त्याग कर देती है। सुशिक्षिता है, ज्ञान से संपन्न है। राजश्री सुशिक्षिता, शास्त्रों के ज्ञान संपन्न है। जब आचार्य दिवाकर उसके सन्यास का जब तात्विक विवेचन करते हैं कि सन्यास क्या होता है और क्यों लिया जाता है, तो उसको मानव कल्याण में लगने का जो उपदेश देते हैं कि ऐसा है देवी कि आप सन्यास ग्रहण करने का विचार त्याग करके देश सेवा में आ जाइए, तो राजश्री इसे स्वीकार कर लेती है। उसे समझ में आता है यह बात। आचार्य की जो आज्ञा उसका पूर्ण रूपेण पालन करती है। और इस प्रकार देखा जाए कि जो राजश्री है ना, उसका चरित्र एक आदर्श नारी का चरित्र है। तो मित्रों, ये जो दो विषय मैंने रखे, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण और राजश्री का चरित्र चित्रण, और इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी हमारी जो सरगसा कथा थी, ये कथा आपके सामने आई। मुझे लगता है कि त्यागपति खंडकाव्य को समझने में आपको पर्याप्त अवसर मिला है और इस चीज को आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई परेशानी आती है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अभी जो करंट का वीडियो रहा, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, कथा वस्तु को देखा, सर्गसह कथा का सारांश देखा, और इसके नायक यानी हर्षवर्धन और नायिका यानी राजश्री का चरित्र चित्रण हम लोगों ने देखा। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। पर्सनली हमारा नंबर स्क्रीन पे होगा आपके, उसको ये है ना, कहाँ, हाँ ये देखिए, ये स्क्रीन पे हमारा नंबर है, इस पे आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण का सादर अभिनंदन। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। हाँ प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रविकांत मैत्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।